नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 10 में मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आपके साथ हूँ। आज हम लेकर आए हैं काव्य खंड क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठों पर आधारित वन लाइनर सामग्री। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, यह जो विषय वस्तु है पाठों पर आधारित है और इस विषय वस्तु को स्मरण में रखकर आप इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अथवा 2 अंक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि वन लाइनर सामग्री यहाँ से राज्य स्तर से आपके लिए प्रेषित की गई है, ये आपके पास में है। इस सामग्री से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 2 सूरदास के पद और परशुराम संवाद हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे पाठ 3 से, जो कि है आत्मकथ्य। तो संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। आत्मकथ्य जो पाठ है वो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जिनका जन्म हुआ था सन 1889 और मृत्यु 1937 में। काल हमें यहाँ ये याद रखना होगा कि इस काल के वह किस काल के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, ये आपको स्मरण में रखना होगा। भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो आपकी कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। और कला पक्ष की हम बात करें तो श्रृंगार रस है और प्रकृति का मानवीकरण आपकी रचनाओं में हुआ है। तो इसे एक समग्र रूप से हम देख सकते हैं, ताकि कवि परिचय संबंधी अगर प्रश्न आता है तो आप आत्मकथ्य से संबंधित जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय आसानी से लिख पाएं। अब हम इस पाठ पर आधारित जो सामग्री है उसे वन लाइनर के रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो जब आप यह सामग्री पढ़ेंगे, इससे संबंधित आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। ठीक है, जो कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है और यह प्रश्न 2023 और 24 में आ चुका है। जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। तो यह स्मरण में रखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पाठ है आपकी विषय वस्तु में वो कविता है, तो इसीलिए हम उन्हें कवि के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद एक गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये उनके नाटक हैं जो बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस का संपादन भी इन्होंने किया। संपादन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सा के ऊपर अनुस्वर आएगा जो गलती से पा के ऊपर लग गया है। इसे विशेष रूप से आप त्रुटि समझकर इसे सुधार कर लेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है। अब ये जो कविता है आपकी विषय वस्तु में आत्मकथ्य, वो उसके बारे में अब ये सामग्री है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास ना किया जाए। कवि कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी अवश्य कहता है। कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं, क्योंकि वो मुरझा रही हैं और गिर रही हैं, अर्थात निराशा में वो नीचे धरती पर गिर रही हैं। कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि को अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। ये सब पाठ पर आधारित है। जो पाठ में कवि ने अभिव्यक्ति की है उस पर आधारित सामग्री है। ठीक है, तो इसे स्मरण में रखिएगा। स्मृति पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। ठीक है, कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया, अर्थात सुख की प्राप्ति होते होते कवि उससे वंचित हो गया, उससे दूर हो गया, तो सुख उनके जीवन में आ ही नहीं पाया। ऐसा वो आत्मकथ्य में अपनी कहते हैं। प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है। इस कविता में
प्रवंचना शब्द आया है जिसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला पाठ हम देखें, ये है उत्साह और अट नहीं रही है। तो ये कविता है और लिखी किसने है? महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि पाठ का नाम क्या है, किस कवि ने लिखी है और वह कवि किस काल के हैं, उनका भाव पक्ष क्या है और साथ ही उनका कला पक्ष क्या है। तो जैसे हमने पूर्व में देखा था, हम फिर से देखते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका जन्म यहाँ पर दिया हुआ है और ये भी छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि हुए हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हमने पहले प्रसाद को देखा, अभी यहाँ पर निराला की भी कविता है, इसलिए हम छायावाद के ही अन्य एक अगले प्रवर्तक कवि जिसको देख रहे हैं, निराला जी को देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि निराला जी ने किस तरह की कविताएं लिखी भाव पक्ष की, तो हम देखेंगे रूढ़ियों के विरोधी हो रहे हैं, वीर रस और ओज गुण की प्रधानता उनके काव्य में रही है। कला पक्ष तो आपकी भाषा जो है वो धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है और मुक्त छंद के प्रणेता आपको माना जाता है। ठीक है, प्रकृति चित्रण भी आपने अपनी कविताओं में लिया हुआ है। तो अब हम इन 2 कविताओं पर सामग्री देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिम, है ना। तो ये जो है वो निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आपको जो कवि परिचय आता है उसमें रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो 2 रचनाएं आपको वहां लिखनी होती हैं, इसीलिए आप हर कवि और हर लेखक की रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष निश्चित रूप में याद रखने का प्रयास करें। एक चार्ट बना लें, उस चार्ट के माध्यम से आप उसे याद रखें। निराला रचनावली 8 खंडों में है और उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली के नाम से निराला जी का संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है और ये प्रश्न के रूप में पूछा गया था 2024 में। उत्साह बादलों को संबोधित करते हुए एक आह्वान गीत है। जो एक गीत है उत्साह, वो किसको संबोधित करके लिखा गया है? बादलों को संबोधित करके लिखा गया है और आह्वान गीत है, अर्थात बादलों से आह्वान किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। बादल निराला का प्रिय विषय है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निराला जी का प्रिय विषय क्या है, तो बादल, प्रकृति प्रेमी वो रहे हैं और बादल उनका प्रिय विषय रहा है। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति उत्साह से आती है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्रांति कैसे आती है कवि के अनुसार? कौन से कवि के अनुसार? निराला जी के अनुसार। तो 2023 में यह प्रश्न आया है, क्रांति उत्साह से आती है। बादलों को नव जीवन वाले कहा गया है, बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाले कहा गया है। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु। ये आपको भी पता होगा, वसंत ऋतु कब आती है? फागुन मास में आती है। और फागुन मास और वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन है। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। बादल कहां से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब बारिश का समय होता है, वर्षा के समय हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि बादल उमड़ घुमड़ कर किस दिशा से आ गए हैं, तो वो अज्ञात दिशा से आ जाते हैं। विश्व के सभी जन किस बात से व्याकुल हो रहे हैं? गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। ये पूरी जानकारी पाठ पर आधारित है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों। पत्तों से लदी डाल कहीं लाल और कहीं हरी है। निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बालकों के घुंघराले बालों से की है। वसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वसंत ऋतु का सांस लेना मानवीकरण अलंकार है और कवि यहाँ कहते हैं कि जब वसंत ऋतु सांस लेती है, अर्थात जब वसंत ऋतु आगे बढ़ती है तो चहुओर चारों तरफ चारों दिशाओं में क्या फैल जाती है? सुगंध फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगला पाठ देखेंगे जो कि है 2 कविता जिसमें समाहित है, वो है यह दंतुरित मुस्कान
और फसल। तो यह दंतुरित मुस्कान और फसल, यह जो कविताएं हैं ये किसने लिखी हैं? इनके कवि हैं निराला, क्षमा कीजिएगा, नागार्जुन, जिनका जन्म और मृत्यु यहाँ पर दी हुई है। बच्चों, कवि की जन्म और मृत्यु अधिकांशतः नहीं पूछी जाती है प्रश्न पत्र में, किंतु क्योंकि हम उस कवि के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इससे काल का भी पता चलता है कि वह किस काल के कवि रहे हैं। इसके कारण आपको जन्म और मृत्यु का भी पता होना आवश्यक है। तो ये आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से जन्म मृत्यु संभवतः नहीं पूछी जाएगी। काल, तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि कहलाते हैं। छायावाद के बाद जो काल आता है वो कौन सा आता है? प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद के कवि हैं नागार्जुन। भाव पक्ष, तो भाव पक्ष का अभिप्राय कि उन्होंने किस तरह की कविताएं लिखी हैं, तो उन्होंने सामाजिक यथार्थ और प्रकृति चित्रण की कविताएं लिखी हुई हैं। समाज का जो यथार्थ है वो प्रगतिशील रूप में उनके काव्य में दिखाई देता है। कला पक्ष, वो विचारधारा कौन सी थी? प्रगतिशील विचारधारा थी। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां आप कौन सी हैं? तो यह आवश्यक क्यों है? मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि रचनाएं पूछी जाती हैं तो आपको ये रचनाएं याद करनी है। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक कवि की हम कम से कम 4-4 रचनाएं ध्यान रखें, ताकि जब 2 रचनाएं लिखने को आए तो अगर हम भूल भी जाएं तो कम से कम हमें 2 रचनाएं तो हमें निश्चित तौर पर याद रहें। तो नागार्जुन की प्रमुख कृतियां देख लीजिए। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ये भी 2024 में इनकी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। नागार्जुन की संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के साथ 7 खंडों में, यहाँ पर ये जो है 7 के बदले में ये है 7, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये त्रुटि हुई है। तो नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और उपनाम के रूप में वो नागार्जुन लिखा करते थे। और मैथिल भाषा में, जो मैथिली में जब वो लिखा करते थे, क्योंकि मैथिली उनकी मातृभाषा थी, तो मैथिली में जब वो लिखा करते थे तो मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से लिखा करते थे। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे नागार्जुन को आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। यह दंतुरित मुस्कान, तो एक छोटा सा बच्चा जब मुस्कुराता है तो वह किस प्रकार दिखाई देता है, इस कविता में यह वर्णन है। और यह आप लोगों को प्रेरित करने वाली कविता है कि किसी भी तरह से जीवन में परेशानी आए, मुसीबत आए, लेकिन हमेशा छोटे बच्चे की भांति मुस्कुराते रहना चाहिए। तो कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। और जीवन का संदेश क्या? कि विषम परिस्थितियां हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, लेकिन मुस्कान हमारे चेहरे पर बनी रहनी चाहिए। उससे हमें कठिनाइयों को पार करने में संबल मिलता है। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब तिरछी नजर से देखकर और मुस्कुराते हैं तो वह उनका भोलापन, वह मुस्कान बड़ी प्यारी और मनोहारी लगती है। अब हम फसल पर आते हैं, फसल कविता पर। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। आ रही होगी अभी निश्चित तौर पर। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, दही, घी, दूध, शहद, शक्कर के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि पंचामृत किसे कहते हैं,
तो पंचामृत किसे कहते हैं? पंचामृत कहते हैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये अतिरिक्त आ गया है, ठीक है। तो कई खेतों, ये खेतों से है, ठीक है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना है, यह शब्द प्रयोग में आया है। तो कनखी का अर्थ है तिरछी निगाह से देखना। अब हम पाठ 6 पर आते हैं, जो कि है संगतकार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 पाठ हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, और अब जो सेकंड पार्ट में हम ये आगे के पाठ ले रहे हैं। तो काव्य खंड का अंतिम जो पाठ है या अंतिम जो कविता है वह है संगतकार। और निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि यह कविता किसने लिखी है? तो लिखी है मंगलेश डबराल ने। मंगलेश डबराल आधुनिक युग के कवि हैं। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता उनके काव्य में दिखाई देती है। सामंती बोध और पूंजीवाद का छल और जो प्रतिकार है वो उनके काव्य में दिखाई देता है। प्रगतिशील विचारधारा है, आधुनिक भाषा और विचारशीलता उनके काव्य में दिखाई देती है। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था टिहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के कालापानी गांव में, ठीक है। तो कालापानी गांव में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, और टिहरी गढ़वाल नाम के गांव में हुआ था, ठीक है। मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भारत भवन से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, पूर्वाग्रह, और उस पत्रिका के सह संपादक, सहायक संपादक मंगलेश डबराल भी रह चुके हैं। मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी कर चुके हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। वो कौन कौन से हैं ये आपको स्मरण में रखना है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आपको पता होगा कि साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है, और जो मंगलेश डबराल को मिल चुका है। संगतकार कविता में गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। अब हमारे मस्तिष्क में यह आता है कि संगतकार में है क्या? तो संगतकार मतलब गायन में जो मुख्य भूमिका में जो व्यक्ति रहता है वह तो रहता ही है, लेकिन संगत में जो लोग रहते हैं उनकी क्या भूमिका है, इस पर यहाँ इस कविता में चर्चा की गई है। तो संगतकार की वह सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था। तो ये उस कविता के आधार पर है। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जब आप अनेक तरह की फिल्मों में गाने सुनते हैं तो कई बार पीछे से आवाज आती है, कोरस जिसे बोलते हैं, तो वह होते हैं संगतकार। तो मुख्य गायक तो मुख्य भूमिका में होता ही है, लेकिन जो संगत देने वाले हैं उनकी भी विशेष भूमिका होती है, और उस भूमिका को प्रायः नकार दिया जाता है या उनको सामने नहीं लाया जाता। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुंचाने में सहायता करता है, ठीक है। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो आगे का देखिएगा, ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक कहते हैं। अर्थात संगीत में तार सप्तक क्या होता है, ठीक है, ये इस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और साहित्य में भी एक तार सप्तक हुआ है जिसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। तो आप इसमें भ्रमित ना हो, ये संगीत के तार सप्तक की बात हो रही है और वो साहित्य का तार सप्तक है, ठीक है। तो ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक उसे कहते हैं, ठीक है। संगतकार मुख्य गायक का ढांढस बढ़ाने का कार्य करता है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यह देख रहे होंगे
आपने ये देखा कि अभी हम 2 पाठ पहले पढ़ चुके थे और अगले पाठों की चर्चा हमने अभी की। तो इस प्रकार हमारी आज की ये जो जानकारी है वो समाप्त हो रही है और आपके लिए मेरा एक विशेष आग्रह और आपके लिए एक शुभकामना यही है कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें और आप जिस परीक्षा की तैयारी में इस वन लाइनर सामग्री का उपयोग अधिक करें और अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।